बच्चे हमारी फार्मिंग का सबसे इंटीग्रल पार्ट हैं जी। अगर हमारे पास बच्चे नहीं बचेंगे तो चाहे हम जो मर्जी बकरी रख लें, जितनी मर्जी मेहनतें कर लें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मोर्टेलिटी नहीं होनी चाहिए फॉर्म पे। आप कामयाब फार्मर तब हैं जब आपका एक बच्चा भी ना ज़ाया हो। अगर आपका एक बच्चा भी ज़ाया होता है तो ये कम से कम आप 8 महीने पीछे चले जाते हैं। ये 8 महीने की आपकी मेहनत और बकरी पे लगाई गई जो भी आपकी जान माल और वक्त है, वो सारे का सारा आपका लॉस हो जाता है। 8 महीने इस तरह की जी, कम से कम आप 1 महीना बकरी की तैयारी करते हैं, 5 महीने बकरी की प्रेगनेंसी हो गई, 6 महीने ये हो गए, उसके बाद बच्चा आया। अगर वो खुदा न खास्ता बच्चा ज़ाया हो जाता है तो कम से कम 2 महीने बकरी दोबारा लेगी क्रॉस होने में। ये 8 महीने का पीरियड है जी। हमने कोशिश ये करनी है कि हमारे SOPs जो है ना जी असबार हों, हमें पता हो, एक एक चीज़ का पता हो, हमारे वर्कर्स को एक एक चीज़ हम घोल के पिलाएं जी। एक एक चीज़ बेशक 10 दफ़ा रिपीट करें, लेकिन उनको ये पता हो कि हमने बच्चा एक भी ज़ाया नहीं होने देना जी। जब इंशाल्लाह हम इस स्टेज के ऊपर आ जाएंगे, वैसे तो 5% मॉर्टेलिटी के वो, क्योंकि देखें ना ज़िंदा चीज़ है, 5% तक मॉर्टेलिटी एक्सेप्टेबल है। लेकिन हमने अपने लिए टारगेट इंशाल्लाह ये रखना है कि हमारी मॉर्टेलिटी 1% भी नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल में तो हर बच्चे का यही प्रोटोकॉल है कि बच्चा जो है ना जी, पैदा होने से पहले आप उसको तैयारी के ऊपर काम करते हैं। जैसे आपकी बकरी क्रॉस होने से 1 महीना पहले आप उसकी डाइट अच्छी कर दें ताकि वो हेल्दी एग्स रिलीज़ करे। जितने ज़्यादा और जितने हेल्दी एग्स रिलीज़ करेगी, इतने ज़्यादा बकरी बच्चे देगी। आपका बच्चा आ गया जी आपके पास, अल्लाह ताला ने आपको नसीब फरमाया। अब आप उस बच्चे को फौरी तौर पे खुश करेंगे जी। और मैं तो ये कहता हूँ कि सबसे पहले जब आप उसका नाक और उसका मुंह खोल के बिल्कुल साफ़ कर लेते हैं, सर खुश कर लेते हैं, बच्चे को एज सुन एज पॉसिबल जी, भले पहले 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर आप कोशिश करें बच्चा नारे के 1-2 घूंट पी ले जी। अच्छा जी, अगर खुदा ना खास्ता किसी वजह से कोई बच्चा कमज़ोर पैदा हो जाता है, बकरी बीमार हो गई प्रेगनेंसी के दौरान, उसकी वजह से इफेक्ट हो गया, ये कोई भी और हज़ारों फैक्टर्स हैं जी, किसी भी और फैक्टर की वजह से अगर कोई बच्चा कमज़ोर पैदा होता है तो कमज़ोर बच्चे के लिए भी पहला SOP यही है कि जी आपने कोशिश करनी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नारा पिए। हमारे फॉर्म पे कई बच्चे ऐसे भी पैदा होते रहे हैं जी जो नारा भी नहीं पी सकते थे। ये इसलिए ज़रूरी है कि जब बच्चा नारा जब तक नहीं पीता जी, उस वक्त अगर बच्चा हिलता जुलता है, उठता है, चलता फिरता है, तो वो अपने आप को कंज्यूम कर रहा होता है, वो सारी एफर्ट जो कर रहा होता है। लेकिन अगर वो नारा पी लेता है तो फिर ऑब्वियसली उसके अंदर इतनी ताकत आ जाती है कि उसके अल्लाह ताला सारा अंदर का जो सिस्टम है उसको चालू फरमा देते हैं, तो वो अपने आप को कंज्यूम नहीं करता, क्योंकि वो दूध कंज्यूम होता है। अब वो मुझे एक बात याद है कि अगले दिन भाई को पूछ रहे थे कि नारा कम पिलाना चाहिए, ज़्यादा नारा इतना पिलाना चाहिए जी जितना बच्चे को। मैं कहता हूँ जी, अगर आपकी बकरी के नीचे 3 लीटर नारा है तो आप कोशिश करें 3 से 4 दफ़ा में आप बच्चे को सारे का सारा नारा पिला दें। नारा इंतहाई जल्द हज़म होता है जी। इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि ये फ़ौरन से ना जी प्रोसेस होकर वापस जब निकलता है तो उस वक्त भी इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत अच्छी होती है। इस वजह से अक्सर आपने नोट किया होगा कि जो नारे वाला पखाना करता है बच्चा, अक्सर बकरी उसको चाट लेती है, खा लेती है। मौसमी असरात से आपने बच्चे को बिल्कुल इसी तरह बचाना है जी जिस तरह आप अपनी औलाद को बचाते हैं। बच्चा किसी भी चीज़ का हो जी, वो इंतहाई नाजुक होता है, तो आपको मेक श्योर करना है कि जी आप बच्चे को वो माहौल दें जो मतलब उसको सर्दी और गर्मी दोनों सूरतों में महफूज रखे। अगर आपका बच्चा सर्दी और गर्मी से महफूज है तो इंशाल्लाह जो है आपके क्या कहते हैं, उसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी, दूध भी वो बहुत अच्छा हज़म करेगा, किसी किस्म का मसला बच्चे को नहीं आएगा जी। ये बात तय है कि अगर बकरी सेहतमंद रही है, बच्चा सेहतमंद पैदा हुआ है, तो उस बकरी के दूध में अल्लाह ताला ने उस बच्चे के लिए ग़ज़ाइयत भी रखी हुई है, अद्वियात भी रखी हुई हैं और इम्यूनिटी भी रखी हुई है जी। बकरी के लिए, बच्चे के लिए बकरी दूध के अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है जी। ये हम जितने फार्मूलाज इस्तेमाल करते हैं, मैं इन सब का इंतहाई मुखालिफ हूँ। मैं खुद भी करता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने नहीं किया कि बच्चे को ग्राइप वाटर पिलाओ, सरसों का तेल 1 cc पिलाओ, उसके अलावा वो घुट्टी पिलाएं जी, कैस्टर ऑयल दें, ये सब चीज़ें बच्चों को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती जी। बच्चे को सिर्फ माँ के दूध की ज़रूरत होती है। सेहतमंद माँ का दूध अगर बच्चा पिएगा इंशाल्लाह तो उसको इनमें से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जी। अच्छा, अभी तक तो हमने जितनी बात की है जी आइडियल सिनेरियो के ऊपर बात कर ली। अक्सर हज़रात की बकरियाँ सेहतमंद नहीं होती हैं, बच्चे सेहतमंद नहीं पैदा होते, तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसमें मैं अपना तजर्बा शेयर कर देता हूँ कि जी हमारे फार्म पे जब भी कोई बच्चा पैदा हुआ जो नारा नहीं पी सकता था, तो हमने हमेशा उसका ये किया कि बकरी के थनों से नारा दो के थोड़ा सा आप एक 5 या 10 cc की सिरिंज ले सकते हैं। उसके आगे अगर आपने कभी IV सेट देखा हो, ये जो डॉक्टर हजरात ड्रिप लगाने के लिए यूज़ करते हैं, इस IV सेट के कॉर्नर पे एक येलो कलर की ट्यूब होती है जो कि इंतहाई सॉफ्ट होती है। मैं कुछ अर्सा बर्ड्स की ब्रीडिंग कराता रहा हूँ, तो हम जब उनको हैंड फीड करते थे उसमें वो इस्तेमाल करते थे जी। आप वो जो येलो वाला पार्ट होता है ना जी IV सेट का, वो उतार के सिरिंज के आगे चढ़ा दें, इतना टाइट हो जाता है, वो इतने आराम से उतरता नहीं है।
आप बकरी का दूध निकालें जी एक गिलास में, उससे सिरिंज भरें और बच्चे के गले में वो जो है ना जी वो पाइप डाल दें और आहिस्ता आहिस्ता उसको, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता समझे, ड्रॉप बाय ड्रॉप आप बच्चे को दे जाएं। बच्चा खुद उसको सक करना शुरू कर देगा जैसे माँ के थन से करता है, क्योंकि दूध उसके अंदर जा रहा है। अगर आप ये कर लें जी कि आप 8 से 10 सिरिंजेस उस नारे की बच्चे को पिला दें, ये इसके लिए उम्र भर के लिए काफ़ी हो रहती हैं। नारा आप जितना लेट करेंगे आपका बच्चा जितनी देर नारा नहीं पिएगा जी, आपके बच्चे की जान रिस्क पे है। मैंने आज तक अपने करियर में कोई ऐसा बच्चा नहीं देखा जी जिसने नारा ना पिया और वो बच गया हो। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये एक वो है जी टिप है कि आप सिरिंज से वो उसके आगे वो पाइप चढ़ा के बच्चे को नारा पिला सकते हैं, थोड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी। अच्छा, दूसरी बात ये हो गई जी कि आपने नारा पिला दिया बच्चे को। अव्वल तो 99% बच्चे जो है ना जी आपके इंशाल्लाह, जिनका आप एक दफ़ा उनको नारा पिला देंगे इंशाल्लाह वो अगली दफ़ा दूध पीने के काबिल हो चुके होंगे। लेकिन अगर आपको 2-3 दिन भी ये प्रैक्टिस करनी पड़े, मैंने एक बच्चे पे 7 दिन भी ये प्रैक्टिस की है जी, 7 दिन भी आपको उसको खुद दूध पिलाना पड़े तो आप उसको खुद दूध पिलाएं जी इंशाल्लाह। मेरे पास एक बच्चा ऐसा बच्चा है, मुझे अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि अगर हमारे इन फॉर्म्स में से किसी फॉर्म पे ऐसा बच्चा पैदा हो सकता है, आप दिल से मेहनत करेंगे इंशाल्लाह वो भी बच जाएगा। उसके साथ एक एडिशनल आप ये कर सकते हैं जी, हम वैसे तो विटामिन AD3 को एक आम सा विटामिन समझते हैं जी, ये एक मुआज़ाती टीका है जी। मैं इसको मुआज़ाती टीका इसकी वजह से कहता हूँ कि जितना बच्चा AD3 से बचता है इतना शायद किसी और इंजेक्शन से बचता हो। ऐसे बच्चे का बेहतरीन हाल ये है कि जी आप उसकी गर्दन में एक साइड के ऊपर आधा सीसी AD3 और आधा सीसी MAY सुबह शाम लगा दें जी। उसके बाद अगले दिन आप सिर्फ एक इंजेक्शन लगा दें जी, AD3 आधा सीसी लगा दें और शाम को आधा सीसी MAY लगा दें। इस रूटीन में अगर आप 3-4 दिन अपने बच्चे को इंजेक्शंस भी दे देंगे, ये दवाई नहीं है जी, ये खुराक है। ये आप अपने बच्चे को खुराक दे रहे हैं। अब इंजेक्शन लगाने के लिए भी एक बात ये जहन में रहे कि जी आप जो नॉर्मली सुइयाँ इस्तेमाल करते हैं 16 गेज या 18 गेज की, बच्चे के लिए आप वो सुई इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम उसके लिए ये करते होते हैं कि जी हमारी जो ह्यूमन इंजेक्शंस के लिए एक सिरिंज आती है, 3 सीसी की सिरिंज आती है। इससे छोटी सिरिंज मुझे अभी तक नहीं मिली। मैंने कोशिश बड़ी की है कि मुझे 1 सीसी की या 2 सीसी की सिरिंज मिल जाए। 1 सीसी की आपको वो सिरिंज मिल जाती है इंसुलिन वाली, लेकिन उसमें AD3 नहीं भरा जाता। MAY तो आप उसमें भर लेते हैं, उसका सुराख इतना तंग बारीक होता है कि उसके अंदर से AD3 गुजरता नहीं, क्योंकि ये घाटा टीका होता है। तो वो जो ह्यूमन 3 सीसी वाली सिरिंज है जी, बारीक सुई वाली, आप उसका ये कर सकते हैं कि उसकी सुई की जो कैप है उसको आप, अब मैं उसकी पैमाइश एग्जैक्टली नहीं बता सकता जी, आप अपने अंदाजे से ही थोड़ा सा पीछे से करके उसकी कैप काट दें और वो सुई लगा के उसके अंदर इंजेक्शन भरने के बाद वो कैप उसके ऊपर चढ़ा दें। उसके बाद वो बच्चे को इंजेक्ट करें। इंशाल्लाह इंजेक्शन जो है वो गोश्त में ही लगेगा, बच्चे के ज़्यादा आगे तक सुई भी नहीं चुभेगी और इंशाल्लाह जहाँ तक आपने इंजेक्शन पहुँचाना है वो भी पहुँच जाएगा। बच्चा चाहे सेहतमंद हो चाहे कमज़ोर हो, जो भी हो जी, बच्चे की मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। आपने, अगर आपका बच्चा आप देख रहे हैं कि जी सो रहा है, ठीक खेल रहा है, एक्टिव है, होशियार है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे ही किसी बच्चे में आपको 19-20 का भी फ़र्क नज़र आए कि जी बच्चे ने सर गिराया हुआ है या बच्चा सुस्त है, आप फौरी तौर पे उस बच्चे का टेम्परेचर चेक करें जी। अगर आपके बच्चे का टेम्परेचर कम है तो खुदारा उसको दूध मत पिलाइए। सबसे ज़्यादा जो अमवात बच्चों की होती है ना जी, वो दूध की वजह से होती हैं। आप ये समझ लीजिए कि दूध जिस तरह ज़िंदगी है उसी तरह मौत ही है। आपने उसको प्रॉपरली यूटिलाइज़ करना है दूध को। अगर बच्चे का टेम्परेचर कम है, आप उसको दूध पिलाएंगे, वो पी लेगा लेकिन वो हज़म नहीं कर पाएगा, और चूँकि बच्चे का रूमन नहीं डेवलप हुआ होता तो उसकी अंतड़ियों में जम जाएगा। हमारे कई बच्चे मरे तो हमने जब उनके पेट फाड़ा, आप यकीन करें पत्थर से सख्त जमा होता था दूध उनके अंदर। बच्चे का जैसे पेट बंद हुआ, बच्चा उसके बाद घंटों का मेहमान हो जाता है। एक दफ़ा अगर बच्चे का पेट बंद हो गया और ऊपर से आपने दूध पिला दिया तो आपका बच्चा नहीं बचेगा। अगर खुदा न खास्ता बच्चा टेम्परेचर डाउन कर गया और अब चूँकि आप उसको दूध तो पिला नहीं सकते, तो उसका ट्रीटमेंट ये है कि आपने बच्चे का टेम्परेचर दोबारा अप करना है। उसके लिए आप आधा सीसी MAY और आधा सीसी डेक्सा जो है उसको इकट्ठा मिक्स कर लीजिए और मिक्स करके आप वो बच्चे को इंजेक्शन लगा दें। 40 मिनट के अंदर अंदर इंशाल्लाह बच्चे का टेम्परेचर जो है नॉर्मल हो जाएगा। आप दोबारा से बच्चे का टेम्परेचर चेक कीजिए, अगर टेम्परेचर पूरा हो गया 102 या 101.5 से ऊपर है जी, 101.5 तक बच्चे को दूध पिला सकते हैं। इससे ऊपर हो गया तो आप बच्चे को दूध पिला दीजिए, इंशाल्लाह बच्चा दूध हज़म करेगा। जो बच्चा आपके पास पैदा हो गया जी 4.5 किलो का, इंशाल्लाह उसको अल्लाह ताला की तरफ से खैर ही खैर रहेगी, वो आपके पास ज़रूर सर्वाइव करेगा। आप डेली बेसिस पे उसका वज़न मॉनिटर कर सकते हैं। अगर डेली बेसिस पे आपके पास बकरियां ज़्यादा हैं और बच्चे ऑब्वियसली उसी हिसाब से हैं तो मुश्किल है, तो आप उसका वीक में 2 दफ़ा लाजमी वेट करें जी। आइडियली अगर आपका बच्चा 150 ग्राम वेट गेन कर रहा है, यानी कि 150 ग्राम उसका वज़न बढ़ रहा है, ये आइडियल ग्रोथ कंसीडर की जाती है जी। उस बच्चे के बारे में आपको परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी बच्चे की ग्रोथ इससे कम है तो आपको फिर वापस बकरी की तरफ जाना होगा जी, उसके दूध का मुआयना करना होगा, आया इसको
क्लिनिकल या सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस तो नहीं है, किसी किस्म का कोई इशू उसके दूध के अंदर, बकरी के पाखाने के अंदर से कोई स्मेल तो नहीं आ रही जिसकी वजह, क्योंकि बकरी जो भी खा रही है उसी का दूध बन रहा है और वही बच्चा पी रहा है। अगर बकरी का खुदा ना खास्ता दूध ख़राब है तो आप बच्चे को चाहे जितना मर्ज़ी दूध पिलाते रहें, वो दूध बच्चे को लगेगा नहीं, वो बच्चे को ख़राब करेगा। आप बकरी के पास वापस जाएंगे, उसका जो भी इशू है वो डायग्नोज करके उस इशू को जो है जी आप पहले उसका इलाज करेंगे, उसके बाद आप बच्चे की तरफ वापस आएंगे जी। बच्चे की ग्रोथ की तरफ आ जाते हैं जी। बच्चों की ग्रोथ का पैरामीटर क्या है जी? सबसे पहली बात तो यह है कि जी अगर आपके पास आपने एक अच्छा फॉर्म बनाया और कम से कम भी अगर 10 बकरियां भी हैं तो आपके पास एक डिजिटल स्केल ज़रूर होना चाहिए। आपको बच्चे का पैदाइश के वक्त का वज़न मालूम होना चाहिए कि मेरा जो बच्चा पैदा हुआ है इसका वज़न कितना है। आइडियली स्पीकिंग वैसे तो हर ब्रीड के अपने ट्रेडमार्क्स हैं जी, लेकिन हम जो बड़ी ब्रीड्स हैं जी, बीतल हो गई, मक्खी चीनी हो गई, इनकी बात करते हैं तो आपका बच्चा कम से कम 4.5 किलो का पैदा होना चाहिए जी। हर फॉर्म का अपना क्राइटेरिया होता है। हमारी कोशिश ये होती है कि हमारा कोई भी बच्चा 5 किलो से कम का ना पैदा हो, मतलब हमारा टारगेट ये होता है, हम उस हिसाब से बकरी तैयार करते हैं। लेकिन 4.5 किलो का पैदा हुआ बच्चा भी हेल्दी कंसिडर किया जाता है। एक इंतहाई ज़रूरी बात जी, ये मैं कहता हूँ जी, आप बेशक अपने वो हाफजे में ना जी इसको बेशक 10 दफ़ा रिपीट करें और उसको इतने अच्छे तरीके से स्टोर कर लें कि बकरी की खुराक आपने चेंज नहीं करनी। अक्सर औकात ये होता है जी, लोग पूछते हैं भाईजान मेरी बकरी बिल्कुल तैयार है, अब इसको क्या दूँ? आखिरी 15 दिन प्रेगनेंसी के जो भी खुराक आप बकरी को दे रहे हैं, अगले 15 दिन तक आपने खुराक वही रखनी है जी। आपने उस खुराक को चेंज नहीं करना। बकरी बच्चा देती है, हमारी मोहब्बत बच्चे को देख के बकरी से दुगनी बल्कि चौगनी हो जाती है, तो हम क्या करते हैं जी, हम बकरी को एडिशनल चीज़ें डालना शुरू कर देते हैं। जब हम बच्चे को एडिशनल चीज़ें बकरी को एडिशनल चीज़ें डालते हैं तो ऑब्वियसली उनका असर दूध में भी आता है। ये वो चीज़ें होती हैं जो बच्चे के लिए नहीं होती हैं, और बच्चे का जो पीएच लेवल है जी वो डिस्टर्ब हो जाता है। जब बच्चे का पीएच लेवल डिस्टर्ब होगा ऑब्वियसली वो दूध हज़म नहीं करेगा, वो लड़खड़ा के गिरना शुरू हो जाएगा, उसको चक्कर आना शुरू हो जाएंगे, फिर हम ऑब्वियसली एक और वो बीमारियों की लंबी लाइन है उसकी तरफ चल पड़ेंगे। उस सब मसाइल का सद्देबाब यही है कि जी बकरी की खुराक सेम रखी जाए। तो इस इल्तमास के साथ कि आप हम सब के लिए दुआ खैर फरमाएंगे, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप दुआएं देंगे तो और तरक्की करेंगे।